वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। तो हम बात जो कल कर रहे थे, एडमिशन वाला हमने चैप्टर शुरू किया था, उसमें मैंने आपको 5 टॉपिक्स लिखवाए थे ना। तो आपके 3 टॉपिक तो क्लियर हो गए होंगे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी क्योंकि कल तो आपका पेपर है। अब तो आपके पास कुछ घंटे रहे हैं और उन कुछ घंटों के अंदर आप रात को पूरी रात सोना है। आपको करना क्या है, सुबह आपके पास पेपर के लिए टाइम भी बहुत कम बचेगा, तो आपको करना क्या है। आप कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि आज हम पूरी रात पढ़ लें और सुबह पढ़ के कल पेपर दे के आराम से सो सकते हैं, है ना। लेकिन जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे उससे ही आपका दिमाग अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। क्यों, टाइम से अगर आप सोओगे और सुबह जल्दी उठकर आप उसे स्टडी करोगे तो अब का पढ़ा हुआ सुबह आपको जल्दी ही मतलब माइंड में रिमाइंड रहेगा कि पेपर में जाने से पहले सर ने क्या बताया, ऐसा कुछ बता दिया हो कि आपके वो पेपर में आपके पेपर कोड में हो, किसी दूसरे के पेपर कोड में हो, जो आपके फ्रेंड्स के सर्कल में, आपके फ्रेंड के किसी के भी कोड में हो सकता है। तो इसलिए आप आराम से बेफिक्र होके बिना टेंशन के इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को करेंगे और हम लोग भी आगे बढ़कर इस चीज को सोल्व करेंगे। कल अगर आपको पेपर के बाद कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन के साथ मुझे फोटो भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं कि भी आप लोगों को उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, आप क्यों उसको नहीं कर पाए। ओके, तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का आखिरी टॉपिक है, जो आपका सबसे वीआईपी टॉपिक में से एक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बात मैंने कल आपके लिए लिखी भी थी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वीआईपी है। तो हमारा ये टॉपिक रह गया था कल, क्योंकि वीडियो कल ज्यादा लंबी बन गई थी और आज भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके पेपर के टाइम वीडियो ज्यादा बनती हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, और कल मुझे 2 पार्ट्स में वीडियो को अपलोड करना पड़ा। लेकिन आज ऐसा होगा तो देखते हैं, नहीं होगा तो भी देखते हैं, आपके तो बेनिफिट ही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आखिरी तक देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनर के आखिरी टॉपिक की, फिर हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। आज आपके दोनों टॉपिक कवर होंगे, जिसमें से आपके पेपर के अंदर ये मान लीजिए 10-12 नंबर का ये काम आपको अच्छी तरह से कवर करवाएगा। ओके, तो 10-12 नंबर इसके, और शेयर मार्केट के 12-14 आपने उसकी तैयारी की होगी, अकाउंटिंग रेशियो आपने रिपीट किया होगा, कैश फ्लो का परफॉर्मा आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे करते करते आपके 50 नंबर तो आराम से बन ही जाएंगे। चलिए, अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो शुरू करते हैं। बात आती है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की, जिसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप देख ही रहे हैं। 2 टॉपिक होते हैं, ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू की, और न्यू पार्टनर के बेस पे हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब बात ये आती है कि बच्चों को ये पहचान कैसे हो कि ये टॉपिक कौन सा आ रहा हुआ है। पेपर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तो यही है। आप जितने भी प्रैक्टिस पेपर उठा लीजिए, पुराने जितने भी हैं 5 सालों के, या कोई भी आप प्रैक्टिस पेपर, किसी भी आर्थर का प्रैक्टिस पेपर आप रिवीजन कर रहे हो तो उसमें आपको बी टॉपिक ही आपको दिखेगा। लेकिन ए और बी हम दोनों की बात करते हैं, दोनों ही टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, दोनों ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सुनिए, क्या शुरू करते हैं हम। यहाँ पे आपको पहले तो इस टॉपिक की पहचान होनी चाहिए कि ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू कैपिटल निकालना है या न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो उसकी पहचान कैसे होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये देखिए कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है या नहीं है। समझ रहे हैं, गिवन और नोट। तो अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल नोट गिवन है, नहीं दे रखी, और ये कहता है कि वो ब्रिंग इन कैश, कैश में लेकर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपका पहला टॉपिक है ओल्ड पार्टनर के बेस पे न्यू पार्टनर कैपिटल, ये उस टॉपिक की पहचान है। और निकालना कैसे है, बिल्कुल। अब कई बच्चे सोचते हैं कि न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना हो चाहे ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकालना हो, जो रेशो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो। ये चीज आप लोग गलत समझते हैं, समझ रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। समझाने वाला तो बिल्कुल सही बता के जाएगा, लेकिन वो आप कंफ्यूजन में इसलिए होते हो, क्यों, क्योंकि आप दोनों में एक ही मेथड लगा देते हो। बट नहीं, दोनों का मेथड अलग अलग है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है आपका न्यू पार्टनर कैपिटल, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको न्यू पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको पहले रिमेनिंग शेयर निकालना है। क्या निकालना है, रिमेनिंग। क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की अगर कैपिटल दे रखी है
तो रिमेनिंग शेयर भी आपको चाहिएगा। रिमेनिंग शेयर निकालोगे सबसे पहले, जो आपको कल पहली ट्रिक बताई थी, लेट टोटल 1, जो आपको अलग दिखाई दे रहा है उसका शेयर घटा दिया जाएगा, फिर रिमेनिंग शेयर, समझ रहे हैं? रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करना है आपको। ओके, रिमेनिंग शेयर का क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करना है और साथ ही साथ न्यू पार्टनर की कैपिटल से पहले आपको दोनों केस में फर्म कैपिटल कैलकुलेट करना है। क्या करना है? फर्म कैपिटल कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात, फर्म का शेयर आपको अच्छी तरह से पता है 1 होता है, जहां 1 होगा वो फर्म की कैपिटल कहलाएगी। तो रेसिप्रोकल आप इसका करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अब आपको ये दे रखा है ए और बी 3/2 के लिए, C 1/4 के लिए, कल वाला ही ले लो एग्जांपल, कोई भी ले लो। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी तो आपको रिमेनिंग शेयर निकालना है। रिमेनिंग शेयर 3/4 आया। अब 3/4 आया है, उसका रेसिप्रोकल करना है 4/3 इंटू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, इंटू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, चाहे कितनी भी दे रखी हो वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करेंगे, काट के जो भी आंसर आएगा वो निकलेगी फर्म कैपिटल। क्या निकलेगी? फर्म कैपिटल में से सी का शेयर निकाल लो, न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई। एंट्री आपको पता ही है, ब्रिंग इन कैश की, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ओके ओके, हाँ जी। तो बात यही थी, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रेसिप्रोकल, पार्टनर, फर्म कैपिटल वगैरह ये सब निकालेंगे। ओके, कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात यही कर रहे थे कि अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी हो ओल्ड के बेस पे, तो आपको रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करना है। सिंपल, जो 1/4 है उसका रेसिप्रोकल नहीं करना। तो रिमेनिंग शेयर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल को ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की कैपिटल निकल के आएगी, जिसमें से आप सी का शेयर निकाल सकते हैं। और बैंक टू ब्रिंग इन कैश, बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल तो आपको पता ही है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यू पार्टनर के बेस पे अगर ओल्ड की निकालनी पड़े, क्या निकालनी पड़े? ओल्ड की। तो सिंपल सा केस है, आपको क्या करना है, जो गिवन शेयर है सिर्फ उसी का रेसिप्रोकल कर देना है। इसके अंदर सेम यही होगा, गिवन शेयर, गिवन न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर का ही रेसिप्रोकल किया जाएगा, तब फर्म की कैपिटल आएगी। ये चीज अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस यही है। ये कहता है कि गिवन न्यू पार्टनर शेयर उसका रेसिप्रोकल करना है, और ये कहता है कि रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करना है। बात समझ में आई? अब इन दोनों की कॉमन बात, दो बातें कॉमन है, याद रखना। नंबर 1, ये जो आपने क्वेश्चन देखा और ये जो आपने क्वेश्चन देखा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर कॉमन क्या है? नंबर 1 कॉमन ये है, आपने इसमें न्यू पार्टनर का शेयर लिया और इसके अंदर आप न्यू पार्टनर का ही शेयर ले रहे हो। समझ में आ रही है ना? तो पहली कॉमन बात यह है कि ओल्ड के बेस पे कुछ नहीं होता, चाहे टॉपिक आपके लिए कुछ भी हो, आपको न्यू पार्टनर के बेस पे ही, यानी न्यू पार्टनर के शेयर के बेस पे ही दोनों कैपिटल कैलकुलेट होगी फर्म की, चाहे वो ए केस हो चाहे बी केस हो। नंबर दो में ये केस है कि अब आपको पता है अच्छी तरह से, शेयर का तो रेसिप्रोकल किया, लेकिन मल्टीपल में ये कह रहा है कि आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लेनी है। तो याद रखना, दोनों में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हो या कोई भी हो, आपको सीडी बैलेंस लेना है, बीडी बैलेंस नहीं लेना। बात समझ में आई ना? सीडी बैलेंस कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, ठीक है। तो सीडी बैलेंस कैसे निकालेंगे? आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व, बाय रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, डेबिट में टू गुडविल रिजर्व, ये रिवोल्यूशन लॉस, ये सब होगा। बैलेंस सीडी आया, उसी सीडी के बेस पे दोनों की कैपिटल्स निकलेंगी। याद रखना, बीडी को नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई आती है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट का मतलब मैंने आपको कल बताया था, जर्नल करनी है सबसे पहले। जर्नल के अंदर 3 स्टेप आपको बताए थे। एक तो क्या था आपका जर्नल का पहला स्टेप, क्या था? बैलेंस शीट। सेकंड क्या था? एडजस्टमेंट। थर्ड क्या था? रिवोल्यूशन। बैलेंस शीट की वो आपको मैंने 9 आइटम अच्छी तरह से लिखवाई थी, बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। एडजस्टमेंट के अंदर आपको 4 चीजें देखनी है, ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश, एसेट टेकन, लायबिलिटी टेकन, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, वो होती है एडजस्टमेंट्स। उन एडजस्टमेंट को करने के बाद कैपिटल अकाउंट का सीडी निकल के आता है।
समझ रहे हैं? उन सीडी के बेस पे ही ये दोनों टॉपिक आपके कवर होंगे। क्लियर? पेपर में ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, वीआईपी टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है? नहीं, वीआईपी आपका टॉपिक है तो ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आया? उस क्लियर समझ आपको अच्छी तरह से समझ में आया ना? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है, ये आपके वीआईपी टॉपिक्स में से भी है, 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता भी है। और इसके आप ये सोच रहे हो कि इसके और वाला अगर ये हमें क्वेश्चन ना आए तो हम और वाला कर लेते हैं, लेकिन और में भी ऐसे सम आ जाते हैं जिससे आपको समस्या हो सकती है, चाहे वो डिजोल्यूशन की एंट्रियां हो, डिजोल्यूशन की एंट्रियां हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, तो आपको ये लगेगा कि यही हमारे लिए सबसे आसान है। रिवोल्यूशन जनरल, अगर मेरी बात सुनिए, आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, रिवोल्यूशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, ये 3 चीज बनानी आती है। जनरल बनानी नहीं आती, वर्किंग नोट में आप बनाओगे। समझ रहे? वर्किंग नोट में जब आप बनाओगे इस चीज को, तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट के अंदर जर्नल एंट्री को कवर करना है, ठीक है? जर्नल एंट्री को जब आप ये कवर करोगे, ठीक है, तो उसमें सारी एंट्री कवर हो जाएगी। आपका कैपिटल अकाउंट का सीडी बैलेंस एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएगा, कहीं भी कोई चीज नहीं रुकेगी, बट एक भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। कई बार बैलेंस शीट की आइटम रह जाती है, इसलिए मैंने आपको वो 9 आइटमें बताई, उनमें से ऊपर 10वीं कोई आइटम आती ही नहीं है कि ये बांटना है कि वो बांटना रह गया है। तो पहले जनरल एंट्री ही कवर करो, जो सीक्वेंस सिखाया है उस सीक्वेंस में करो। आगे हम टॉपिक की बात करते हैं, अगला चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में पहला टॉपिक सभी को पता है, न्यू रेशो निकालना है, बहुत सिंपल है, उसमें तो कोई ट्रिक है भी नहीं, बिल्कुल आसान है, तो वो आप कर सकते हो। 1 से 12 कितने, 14 सम है, ओके। सेकंड टॉपिक आपका आता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब इस एडमिशन के अंदर गुडविल के टॉपिक क्या थे आपको पता ही है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ब्रिंग और नॉट ब्रिंग। एक पेड प्राइवेटली भी होता है एडमिशन में, जिसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है? चलिए, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसमें आपको एक ही एंट्री करनी है, एक ही एंट्री करनी है, बिल्कुल आसान है। आप ये रिटायरमेंट देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी सी, 3:1 के लिए सी चला गया, न्यू रेशो क्या बचा, 3:2, इट इज न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों यही होंगे, ओके। चलिए, सी गया रिटायर जाने वाला, तो उसको क्या करना है, एंट्री गुडविल की अगर एंट्री रिटायरमेंट में करनी हो तो उसकी एक ही एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, जाने वाला क्रेडिट, बचे हुए डेबिट। समझ रहे हैं? बचे हुए, जिसको आप कहते हो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या कहते हो, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ बात ये, जिस तरह से एडमिशन के अंदर आप एंट्री करते थे ब्रिंग और नॉट ब्रिंग की करते थे, लेकिन शेयर किसका लेते थे, न्यू पार्टनर का ही लिया जाता था, उसी तरह से रिटायरमेंट के अंदर भी कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट पार्टनर कैपिटल में रिटायरमेंट वाले पार्टनर का शेयर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडमिशन के अंदर सैक्रिफाइस रेशो, रिटायरमेंट के अंदर गेनिंग रेशो, याद रहेगा। और गेनिंग का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। समझ आई बात ये? तो ये आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, ओके। उसके बाद है वो रिवोल्यूशन के सम है, ठीक है, वो आप लोग कर ही लोगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हमारे पास टाइम की कमी काफी है, ठीक है, तो टाइम की कमी कम होने की वजह से ही मुझे ये सब आपको जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है, ताकि आपको ये चीजें रिपीट करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि परफॉर्मा अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपके सम जल्दी कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, डेथ ऑफ ए पार्टनर के बाद आते हैं, सबसे पहले ये है वीआईपी टॉपिक आपका, 3, 4, 5 कितने नंबर का भी हो, 6 का हो सकता है, 4 का है, 3 का है, इससे नीचे नहीं होता, 1, 2 का नहीं आते, या तो ये 3 का आएगा, 4 का या 6 का, इनमें से आएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखते हैं कि मरे हुए पार्टनर का क्या होता है, ठीक है। जब पार्टनर की डेथ ही हो गई, पार्टनर की डेथ हो गई, तो डेथ वाला जो उसका शेयर है, जो उसका हिस्सा है, वो किस किस के पास जाएगा, कैसे जाएगा। तो याद रखना, जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है, फॉर एग्जांपल सी है, सी यहां रिटायर किया, मान लो सी को मार दिया दूसरे पार्टनर ने मार दिया, ओके। चलिए, तो डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी, तो डेथ ऑफ ए पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आसान सी बात बता रहा हूं आपको। डेथ ऑफ ए पार्टनर में आपको क्या करना है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में
जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है, फॉर एग्जांपल सी की डेथ हो चुकी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। सी कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उसको दिया जाएगा, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेथ, जब तक वो मरा है तब तक ही दिया जाएगा। और कई बच्चों के माइंड में ये रहता है कि कोई पार्टनर था, 1 अप्रैल को फर्म शुरू होती है, ठीक है, तो वो बंदा 30 जून को मर गया, तो बच्चे क्या करते हैं, कई ऐसे गलतियां कर देते हैं, 30 जून से मार्च तक की कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो खाते कंपनी बनाती है, पार्टनर्स बनाते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल को नया साल जैसे शुरू हुआ, वो 3 महीने के बाद मरा है, तो आपको सिर्फ 3 महीने का कैलकुलेट करना है, 9 महीने का कैलकुलेट गलती से भी मत कर देना। ओके। और अगर आपको डिवाइड में ये कह दे दिनों में मरा है, मान लो 12 जून 13 जून को मरा है, तो डिवाइड में 365 लगाना है और ऊपर डेज काउंट करने पड़ेंगे, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए, कईयों माइंड में ये रहता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जून में मरा तो आगे 9 महीने का लगा दो, नहीं, अप्रैल से जून काउंट करोगे, जुलाई से अगस्त, जुलाई से मार्च काउंट नहीं करेंगे। आगे जो जो उसको देना है वो लिखते रहेंगे, बाय रिजर्व, ठीक है। और क्या दिया जाता है, बाय रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है, ये उसको दिया जाएगा। लिया क्या क्या जाता है, एक तो टू गुडविल जो अपीयर इन द बुक्स, आप सभी जानते हैं उसकी एंट्री एक ही होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, इसमें ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। यहां जो कल आपने जनरल एंट्री में मैंने रिजर्व्स वगैरह लिखवाए थे, उसकी एंट्री थी जनरल टू ओल्ड पार्टनर, यहां एंट्री करते हैं जनरल टू ओल्ड पार्टनर, रेशो ओल्ड ही रहता है। ओके, ध्यान रखना। यहाँ पे टू ड्रॉइंग, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और टू रिवोल्यूशन का लॉस डेबिट में आता है। और ये सिर्फ जो सी की डेथ हो रही है 1/6, तो 1/6 में ही डिवाइड होंगे, ये ध्यान रखना। और ए बी के नहीं आएंगे कुछ भी, ये डेथ का रूल होता है हमारा। तो यहाँ पे बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर जो बच गए, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओके, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहां तक हो गया आपका। अब उसके बाद इसका टोटल कीजिए, बस ये डेथ का टॉपिक बन गया आपका। हाँ, एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको बताना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि डेथ वाले पार्टनर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कितने मेथड से की जाती है, आपको वो इसमें सेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। और बाकी इनका टोटल करके जो बचेगा उसके एग्जीक्यूटर में चला जाएगा, 2C एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी मरे हुए का जो हिस्सा है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के अंदर क्या होता है आपका, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना है तो आपको 2 ही मेथड याद रखने पड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालना है जिसके लिए आपको 2 मेथड याद करने पड़ेंगे। नंबर 1 ऑन द टाइम बेसिस, नंबर 2 ऑन द सेल बेसिस, ऑन द सेल बेसिस। ये 2 ही मेथड हैं जो मरे हुए पार्टनर के लाभों की गणना करते रहेंगे, यानी इसी से हम निकालेंगे। और दूसरी बात, अब आप कई ये सोच रहे हैं कि ये टॉपिक तो हमने कभी किया नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस होता क्या है, और ये टाइम बेसिस सेल बेसिस कभी आपके आगे आया नहीं। कई ऐसा सोचते हैं, सारों के लिए नहीं कह रहा, कई ऐसा सोचते हैं, तो ध्यान रखना आपकी बुक्स में ये सब कुछ है। रिटायरमेंट के सम जहां पे आपने टॉपिक देखा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लोन का टॉपिक, हिडन गुडविल का एक ही टॉपिक, उसके बाद ही डेथ का टॉपिक के अंदर ये आपको दे रखा है, जिसके अंदर 2 मेथड हैं, ऑन द टाइम बेसिस, ऑन द सेल बेसिस। ओके, तो बात करते हैं, बिल्कुल टाइम बेसिस तो काफी आसान है, सभी को पता है, आपको एक ही फार्मूला लगाना है, टोटल प्रॉफिट इनटू मंथ बाय 12, कितने टाइम में मरा, इनटू हिज शेयर। ओके, तो आपका आंसर क्या निकलेगा,
ये जो आंसर निकलेगा वो डिसीज पार्टनर यानी डेथ वाले पार्टनर का शेयर निकलेगा। ये है टाइम बेसिस, ये है टाइम बेसिस, चलने दो, ये है टाइम बेसिस। ओके, तो ये नोट किया सबने, ये रेज कर दूं ना अब तो, ठीक है। तो ये आप सबने नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी पेन के साथ, कहने की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ती कि कॉपी पेन लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। आप ये मत सोचा करो कि हमें सुन सुन के याद हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है याद हो रहा हो, लेकिन जब तक आप उसे अपने हाथ से नहीं निकालेंगे तब तक मेरा भी किया हुआ और आपका भी किया हुआ कोई फायदा नहीं है। आपका इतना टाइम यूज हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है, आप जब तक उसे निकाल के नहीं देखोगे। कई कहते हैं कि हमें अभी तक टाइम नहीं है, तो बच्चा टाइम कब निकलेगा, जब आपके पेपर हो जाएंगे तब नहीं। अभी जो टाइम का मौका आपको मिल रहा है ना, उसका फायदा उठाइए। कल भी मैंने ये कहा था। चलिए, ऑन द टाइम बेसिस, टाइम बेसिस के अंदर आपका क्या आता है, टोटल प्रॉफिट इंटू मंथ बाय 12 इंटू हिज शेयर। इन तीनों को करने के बाद डेथ पार्टनर का शेयर आएगा, जिसकी एंट्री एक ही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, टू डिसीज्ड पार्टनर। ये है उसकी एंट्री, चाहे वो टाइम बेसिस हो चाहे सेल बेसिस हो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की एंट्री एक ही होती है, डिसीज पार्टनर यानी मरे हुए की बात हो रही है। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक, ऑन द सेल बेसिस। इसके लिए सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, बिल्कुल आसान है, कोई फार्मूला मुश्किल नहीं है। देखिए, क्वेश्चन बुक में भी है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। एक ही सेल बेसिस का फार्मूला है, प्रीवियस ईयर सेल इनटू डिवाइड में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू करंट ईयर सेल। ये फार्मूला इस मंथ में 12 की जगह काम करेगा सिर्फ। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा फर्म प्रॉफिट। क्या आएगा, फर्म प्रॉफिट, जिसको आप टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, एंड उसका हिस्सा निकाल लो, उसका हिस्सा निकाल लो। तो प्रीवियस ईयर सेल डिवाइड में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू करंट सेल मंथ बाय 12। अगर क्वेश्चन आता है टाइम बेसिस पे तो फार्मूला ये लगाना है, मंथ बाय 12 लगाओगे। और अगर आता है सेल बेसिस पे तो मंथ को भूल जाना, चाहे वो 6 महीने बाद मरे चाहे 2 दिन बाद मरे, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ओके, इसमें मंथ का कोई काम नहीं है, सेल के अंदर सिर्फ वो सेल की अमाउंट देखता है, मंथ का कोई काम नहीं करता। तो फर्म प्रॉफिट और हिज शेयर ये करने के बाद डेथ में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अब बात करते हैं हम इस एग्जीक्यूटर की, जो हमने किया था, टू सी एग्जीक्यूटर बनाया था, टू सी एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था। ओके, अब सी एग्जीक्यूटर में सबसे पहले लिखेंगे बाय सी कैपिटल। क्या लिखेंगे, बाय सी कैपिटल। ये जो डेथ ऑफ पार्टनर है वो, और साथ में अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि उसे कैश पेमेंट दे दिया या कैश पेमेंट नहीं दिया, तो टू कैश या बैंक आएगा, टू कैश या बैंक आएगा। और या कुछ भी नहीं दे रखा तो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, टू सी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टू सी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। और ये आंसर इक्वल। बात समझ में आई। रिटायरमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, और इसके डेथ का टॉपिक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी वीडियो आराम से, यानी जो आपको टॉपिक पेपर के पास करवाए जा रहे हैं ना, वो कंप्लीट पूरी देखोगे, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो सुबह पेपर में जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम छोड़ देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ इनको सॉल्यूशन करके देखिए, आपको याद रहेगा। आप ये मत सोचिए कि मैंने पढ़ाया आपको याद हो गया, हमारे दिमाग में है, सुबह जाते हम पेपर में लिख देंगे, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यही कह रहे थे। तो आपका एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक करवा रहा हूं जो आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आपके सम आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम मिलते हैं अभी थोड़े टाइम बाद, उसके बाद हम करेंगे डिजोलेशन की थोड़ी बहुत है, बेसिक सी बातें हैं, जनरल एंट्रियां हैं, रियलाइजेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एंट्रियां भी वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो हम कुछ टाइम बाद मिलते हैं आपसे, कुछ टाइम बाद आपसे मिलते हैं।